नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। राम राम हरियाणा में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। कुरुक्षेत्र से सांसद नायब सिंह सैनी को बीजेपी ने अपना प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। वहीं मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ को राष्ट्रीय सचिव बनाया गया। नायब सिंह सैनी को सीएम मनोहर लाल का करीबी माना जाता है। बता दें कि ओपी धनखड़ की पीएम नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से पुरानी दोस्ती है। धनखड़ ने 18 साल तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में भी काम किया है। सुभाष बराला को हटाकर 2020 में उन्हें बीजेपी ने प्रदेश अध्यक्ष बनाया था। अब 9 साल बाद भाजपा ने नायब सिंह सैनी के रूप में एक गैर जाट चेहरे को अपना प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। यमुनानगर में आम जनता और ठेकेदारों की मिल रही शिकायतों के बाद कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने एक्शन लेते हुए जगाधरी नगर निगम के एमई वरुण शर्मा को सस्पेंड कर दिया। कैबिनेट मंत्री ने बताया कि भ्रष्टाचार और विकास कार्यों में बेवजह बाधा डालने और जनता के कार्यों के प्रति उनका व्यवहार सही नहीं होने और ठेकेदार पर बिना वजह का दावा बनाने जैसी कई शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है। वहीं आपको बता दें कि कड़े शब्दों में उन्होंने कहा कि लापरवाह अफसरों को बख्शा नहीं जाएगा और उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बारी शिकायतें थी इस प्रकार की कि काम में सहयोग की बजाय बाधाएं डालना था और कुछ जो काम हो रहे थे उसमें ठेकेदारों की भी शिकायत थी और आम जनता की भी इस प्रकार की शिकायत थी कि हमें काम करने में मतलब इस प्रकार का दबाव बढ़ाता है, गैर जरूरी दबाव बढ़ाता है और जिसकी वजह से काम काफी प्रभावित होते और उसकी सारी बैठक हमने ली थी और जिस प्रकार का इसका व्यवहार रहा है उसमें, तो उसके कारण इसको सस्पेंड किया गया। लेकिन लापरवाही तो कोई भी अधिकारी करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ये हमारी जिम्मेदारी है लोगों की सुख सुविधाओं का ध्यान रखना। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा का कहना है कि हरियाणा में 9 साल में बीजेपी सरकार ने कुछ नहीं किया और युवा हताश हुए हैं। कुछ विदेश में चले गए, कुछ नशे की तरफ चले गए, समाज का हर वर्ग परेशान हुआ, इसलिए सरकार को माफी मांगनी चाहिए। और उन्होंने कहा कि हरियाणा में जब कांग्रेस की सरकार थी तो कर्ज 60,000 करोड़ था, इस समय 3 लाख करोड़ कर्ज हो चुका है। वहीं आपको बता दें कि मुख्यमंत्री को इसका जवाब देना चाहिए। हरियाणा बचाओ, देश बचाओ, कांग्रेस लाओ जन आक्रोश रैली है, उसके बारे में हमने उपायुक्त माध्यम से को मिलके ये मांग की है कि मंडी की परमिशन दी जाए। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप रैली करिए, मंडी में करें। उसके बारे में आए थे। आज पूरे हरियाणा प्रदेश के लोग और देश के लोग बदलाव चाहते हैं, क्योंकि आज जो 9 साल की सरकार हरियाणा प्रदेश के अंदर है, ये घोटालों की सरकार रही है। लगातार घोटाले पे घोटाले बढ़ते रहे, चाहे वो पेपर लीक घोटाला था, धान घोटाला हो, जीरी घोटाला हो, शराब घोटाला हो, रजिस्ट्री घोटाला हो, चाहे इनके पब्लिक सर्विस कमीशन के दफ्तरों में पैसे पकड़े गए हों। और अब तो मुख्यमंत्री स्वयं मानते हैं रोहतक में कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने प्रेस वार्ता की और रोजगार को लेकर सरकार पर सवाल उठाए। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की परीक्षा पैटर्न को लेकर सरकार को घेरा और कहा कि बाहर के लोगों को हरियाणा में नौकरी दी गई, ये जांच का विषय है, नौकरियों में पारदर्शिता नहीं है।
हरियाणा वासियों से ज्यादा, यहाँ तक कि 2.25 करोड़ हरियाणा वासियों में से कोई एक भी उपयुक्त नहीं मिला एचपीएससी के चेयरमैन के लायक। उनको भी झारखंड से लाके नियुक्ति की गई। हरियाणा अकेला प्रदेश है जहाँ भर्ती करने वाले कमीशन के चेयरमैन उस प्रदेश के ही नहीं, दूसरे प्रदेश के। ये एक नया मैं समझता हूँ तजुर्बा सरकार ने, और यही कारण है कि आज सरकार, पहला हमारा प्रश्न है, नंबर 1 बेरोजगारी कैसे बन गया। हरियाणा में पेपर लीक, भर्ती घोटाले, नोट फॉर जॉब, इन सारे बड़े बड़े घोटालों में के जांच के लिए सीबीआई और ईडी हरियाणा में कब पहुंच रही थी, पहला हमारा। दूसरा प्रश्न, हरियाणा महंगाई और गरीब कल्याण योजना बंद करने में नंबर 1 क्यों बना, कैसे बना? महंगाई में हरियाणा नंबर 1। आपको पता है कि पीछे एनएसओ की रिपोर्ट में बताया गया कि देश भर में महंगाई में हरियाणा नंबर 1। एनएसओ भारत सरकार। कुरुक्षेत्र के नगराधीश हरप्रीत कौर ने कहा कि 1 जनवरी 2024 को 18 वर्ष आयु के वर्ग युवा अपना वोट बनवाकर लैपटॉप और स्मार्टफोन का इनाम जीत सकते हैं। इसलिए 18 वर्ष की आयु वाले युवा वर्ग जल्द से जल्द अपना वोट बनवाएं। सभी युवा वोट बनवाने के लिए भारत निर्वाचन आयोग के पोर्टल या वोटर हेल्पलाइन ऐप के माध्यम से ऑनलाइन प्रणाली से आवेदन कर सकते हैं। वहीं आपको बता दें कि नगराधीश हरप्रीत कौर ने वोटर जागरूकता वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बता दें कि कुरुक्षेत्र के प्रत्येक विधानसभा में जागरूकता वाहन पहुंचेगा। आज 27 अक्टूबर को वोटर लिस्ट का प्रारंभिक प्रकाशन हुआ है, जिसमें 3,97,828 मेल हैं और 3,65,502 फीमेल्स हैं। मैं सभी वोटर से अनुरोध करूंगी कि अपने निकटतम बीएलओ के पास जाकर उस सूची को चेक कर लें। उसमें कोई भी त्रुटि है तो बीएलओ की नॉलेज में लेकर आएँ, या फिर आप वोटर हेल्पलाइन पर या फिर nvsp.in पर अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करा सकते हैं। अभी जो कैंपेन है वो जो वोट बनेंगे जिनकी आयु 1/1/2024 को 18 साल की हो जाएगी, वह अपना फॉर्म नंबर 6 भरवा सकते हैं 27 अक्टूबर से 9 दिसंबर तक। इसके लिए एक ड्रॉ भी निकलेगा जिसमें हमने कुछ रिम्यूनरेटिव चीज़ें रखी। चंडीगढ़ में हरियाणा विकासशील सरपंच एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान एसोसिएशन के उपाध्यक्ष रफीक हथौड़ी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि ई ट्रेंडिंग के विरोध में हरियाणा सरपंच एसोसिएशन बनाई गई थी। इस एसोसिएशन के अध्यक्ष रणबीर समैन और संतोष बेनीवाल समेत कई पदाधिकारियों ने कांग्रेस पार्टी का समर्थन करके ग्रामीण आंचल के साथ विश्वासघात किया। वहीं नई हरियाणा विकासशील सरपंच एसोसिएशन के सरकार के सामने अपनी मांगे रखी गई, जिसमें केंद्र सरकार ने पंचायती राज एक्ट में 73वां भी संशोधन 11वीं सूची में जो अधिकारी दिए हैं उन्हें लागू किया जाए। 20 लाख तक की पावर सरपंचों को दी जानी चाहिए समेत तमाम मांगे शामिल नहीं। आज हमारे आदरणीय प्रदेश के अध्यक्ष नरेंद्र कादियानी जी ने जो कहा कि इसका एक मकसद था यहाँ बुलाने का। कंटिन्यू सरपंच हरियाणा के अंदर हम पहले भी जिस एसोसिएशन को चला रहे थे वो सारे साथी हैं जो 25 कार्यकारिणी के सदस्य थे। तकरीबन उनमें से 14 साथी आज विकासशील सरपंच एसोसिएशन को जो तैयार किया है उसका एक मकसद है कि जो हमारी पुरानी एसोसिएशन थी उस एसोसिएशन ने एक राजनीतिक रूप लेकर के वो किसी विशेष पार्टी की एसोसिएशन बन करके कांग्रेस पार्टी का समर्थन कर करके उन लोगों ने ग्रामीण आंचल के साथ विश्वासघात करने का काम किया है। आज इस कॉन्फ्रेंस को करने का मकसद था कि हम लोग ग्रामीण आंचल से चुनकर आए हैं जिन्हें छोटी सरकार बोला जाता है। आज आए दिन सरकार जो ग्रामीण आंचल के स्वाभिमान को ललकारने की बात करती है, आज आए दिन
जो सरकार काले कानूनों को पंचायतों के ऊपर थोपने की बात करती है, उस एवज में आज ये कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। यमुनानगर के जोगिंदर नगर इलाके में पारिवारिक कलह के चलते पति पत्नी और बच्चे ने जहरीला पदार्थ खा लिया, जिसमें पति पत्नी की मौत हो गई। वहीं जबकि 4 साल के बच्चे को गंभीर हालत में प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया। खबरों के मुताबिक पिछले कई महीनों से दंपति के बीच किसी बात को लेकर अनबन चल रही थी। वहीं परिजनों के मुताबिक पति अरविंद कुमार को अपनी पत्नी पर शक था और फोन चलाने के लिए अक्सर उन्हें मना करता था, लेकिन पत्नी के बात ना मानने पर विवाद हुआ और विवाद इतना बढ़ गया कि पहले बच्चे और फिर दोनों ने जहर खा लिया। सर इन दोनों में अभी का थोड़ा फैमिली मैटर चल रहा था, तो उसको लेकर थोड़ी सी इनकी अनबन चल रही है। तो अभी ये थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ आई थी है। तो आज ये अपने घर से मतलब ड्यूटी से आया अपने बेटे को लेके 11 बजे, तो उसके बाद ये अपने रूम पे चला गया। अब रूम पे जाके इनमें क्या बात हुई क्या नहीं हुई पता नहीं चला कुछ। पड़ोसी हुई इनका, तो 2 बजे मेरे को एकदम गली में शोर मचा कि सोनू ने अरविंद ने ऐसा काम कर दिया। तो मैंने जाके देखा तो ये एक्चुअली बेहोश पड़ा हुआ था। तो जब हम इसको यहाँ लेके आए तो इसके अंदर मतलब कुछ नहीं था। डॉक्टरों ने चेक किया साथ, तो डॉक्टर ने जवाब दे दिया। तो किस कारण से खाया कोई? ये थोड़ी फैमिली दोनों में अभी झगड़ा था। करीब 3-3:30 बजे गब्बा हॉस्पिटल से रुक का प्राप्त हुआ है। एक लड़का जो है जहर खा लिया एडमिट है। उसके बाद जैसे ही गब्बा हॉस्पिटल पहुँचे वहाँ पे पता लगा भाई इसके जो फादर और मदर हैं उन्होंने जहर खा लिया, जो सिविल हॉस्पिटल में एडमिट है। वहाँ गए सिविल हॉस्पिटल, उन दोनों की डेथ हो चुकी है। बच्चा जेरे इलाज। कुछ ये पता चल रहा है कि पहले बच्चे को जहर दिया गया, अभी ये बात बाद में क्लियर हो गई। कुछ वजह पता लगी सर? वजह आपसी परिवार में झगड़ा। साल का आखिरी चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है, तो वैज्ञानिक दृष्टि से ज्योतिष विद्वानों के अनुसार अपनी अपनी राय है। वहीं ज्योतिष की दृष्टि से गायत्री ज्योतिषी अनुसंधान केंद्र प्रमुख डॉक्टर रामराज कौशिक ने अपने तरीके से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रभावों के बारे में बताया। वहीं वैज्ञानिकों के अनुसार विज्ञान कहता है कि चंद्र ग्रहण महज एक खगोलीय घटना है। विज्ञान के अनुसार चंद्र ग्रहण तब होता है जब पृथ्वी और सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है। इस दौरान पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर रोशनी को ढक लेती है, इससे चंद्रमा चमकीला हो जाता है और इस साल का आखिरी चंद्र ग्रहण 28 और 29 अक्टूबर की मध्य रात्रि को लगने जा रहा है। हालांकि चंद्र ग्रहण एक भौगोलिक घटना है और लेकिन ज्योतिष शास्त्र में इसे शुभ नहीं माना जाता। देखिए, अभी अश्विन मास की पूर्णिमा तिथि को, जिस दिन शरद पूर्णिमा भी हम जिसको जानते हैं, शास्त्रों के अनुसार बहुत ही पवित्र दिन माना जाता है शरद पूर्णिमा का। उस दिन चंद्र ग्रहण का जो होना यानी 28 अक्टूबर की रात को यानी 29 तारीख की सुबह 1:04 से लेकर के और 2:24 तक यानी 1 घंटा 19 मिनट के लिए पूरे भारत में चंद्र ग्रहण दिखाई देगा। चंद्र ग्रहण मेष राशि में है, अश्विन नक्षत्र में है, अश्विन मास की पूर्णिमा तिथि को है। और अब की बार अगर ग्रह नक्षत्रों का हम संयोग देखते हैं, चंद्र ग्रहण पर गुरु राहु और चंद्रमा की जो युति है मेष राशि में, वो एक अद्भुत योग बना रही है, जो जिसे हम गुरु चंडाल योग भी कहते हैं कि गुरु चंडाल योग में अगर चंद्र ग्रहण लगता है तो इसे जो है अशुभ मानते हैं। दूसरा क्या है कि अब की बार जो चंद्र ग्रहण लग रहा है, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण में सिर्फ 15 दिन का अंतर है। अभी 15 दिन पहले सूर्य ग्रहण लगा है। जी सर नमस्कार, मेरा नाम सुरेश सोनी है और मैं कुरुक्षेत्र पैनोरमा एवं विज्ञान केंद्र में प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर एंड हेड के रूप में कार्यरत हूँ। और अभी जो अपने 28 तारीख के बाद 29 तारीख को सुबह ही लगभग 1 बजे के आसपास में चंद्र ग्रहण होगा और ये आंशिक चंद्र ग्रहण होगा। और इसके बारे में बताना चाहें कि ग्रहण क्या होता है।
तो जैसे अपने मुख्य रूप से अभी बात करें तो जैसे सूर्य ग्रहण के बारे में हम सुनते रहते हैं बात, और चंद्र ग्रहण के बारे में सुनते रहते हैं। तो सूर्य ग्रहण को लेकर के तो कुरुक्षेत्र को लेकर के एक अलग ही क्या बोले उसका इम्पोर्टेंस है, इसकी प्रमुखता है। और अभी जो होने जा रहा है वो होने जा रहा है चंद्र ग्रहण। तो ये चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण है, ये कब होते हैं, क्यों होते हैं, इसके बारे में अगर हम बात करें तो ग्रहण कब हो सकता है। जैसे देखिए हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी से सूर्य अगर हमें दिखाई दे रहा है और सूर्य दिखाई देने में कहीं बीच में कोई बाधा आ जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, सूर्य ग्रहण। ये बाधा क्या आ सकती है, जैसे ये पृथ्वी है और ये सूर्य है, इसके बीच में कोई चीज़ आए जो कि सूर्य को हमें सीधा देखने नहीं दे, सूर्य का कुछ हिस्सा छिपा ले या पूरा हिस्सा छिपा ले, तब सूर्य ग्रहण हो सकता है। अगर पूरा हिस्सा छिपा ले तो उसको पूर्ण सूर्य ग्रहण बोल सकते हैं। अगर आंशिक रूप से उसका कुछ हिस्सा छिपा ले तो उसको हम आंशिक सूर्य ग्रहण बोल सकते हैं। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।